नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, ज़मीन पे चांद तारों की बात करते हैं। 2014 से आज तक बस्तियां लूटने वाले फिर से 24 में कह रहे हैं सुधारों की बात करते हैं। खत्म हो गया परिवारवाद, मोदी जी बोल रहे हैं। ये भैया है पत्रकार महोदय, यहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने हैं। जयशाह को जानते हो, रेलवे स्टेशन से। अरे अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह के बेटे। सुनिए परिवार, जयशाह जो है अमित शाह के बेटे हैं। प्रहलाद मोदी तो कौन है? उतना चलता है, उतना चलता है। अच्छा, प्रहलाद मोदी कौन है? और फिर उसके बाद में राजनाथ का लोंडा कैसे विधायक बन गया कि मोदी हटाओ देश बचाओ, देश के हुई बेड़ा पार, और अंग्रेजों से ज्यादा किन मोदी अत्याचार। हम तो कहते हैं भैया जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। कोई ऐसी तराजू नहीं है जो मेरे बराबर धन तोल सके या मुझे कोई खरीद सके। राष्ट्रपिता मोदी और जी क्या? आपके लिए होंगे, आपके लिए होंगे राष्ट्रपिता मोदी जी। मेरे लिए तो सबसे बड़ा, अगर तानाशाही, अगर हिटलर के बाद भारत में कोई जन्मा है, पूरे विश्व में अगर कोई जन्मा है तो वो मोदी है। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और आप लोग सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ। हमारे साथ दो लोग हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक है अनुराग ओझा, अयोध्या से आते हैं। दूसरे भाई साहब, इनका नाम है सुमित शर्मा। सब कुछ सरनेम में ही रखा हुआ है, लेकिन एक का जो सरनेम है शर्मा है, दूसरे का सरनेम जो है ओझा है। अब आप समझ रहे होंगे किस जात से लोग आते हैं, आप अंदाज़ा लगाते रहिए। लेकिन हम इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे कि देश में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। ये लोग सड़क पर आ जाते हैं, जंतर मंतर आ जाते हैं, ये लोग मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। क्या दिक्कत है मोदी जी से? इतना बेहतर काम हो गया हमारे देश में। क्या बेहतर काम हो गया? आप मीडिया लोगों के लिए बेहतर काम हुआ है? क्या बेहतर काम हो गया? क्या काम नहीं हुआ है बताइए। मैं बता रहा हूँ क्या काम नहीं हुआ। हाँ। काम क्या हुआ आप नहीं गिना पाओगे, मैं बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ सेनाओं पे सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार अगर किसी सरकार ने करी है 2014 के बाद, तो इस सरकार ने करी है, और आप जैसे मीडिया ने सवाल उठाने का काम नहीं किया है। कैसे महाराष्ट्र के अंदर नक्सली हमला हुआ और सेनाओं की एक बॉडी का एक टुकड़ा तक परिवारों को मिला नहीं। 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, एक बॉडी तक भारतीय परिवारों को नहीं मिला। आप लद्दाख के अंदर चाइना ने 8वें फिंगर से 4थे फिंगर तक आ गया, आप जैसे मीडियाओं ने सवाल उठाने का काम नहीं किया। किसानों ने अपनी बातें रखी धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आप जैसे किसानों ने, आप जैसे मीडिया वालों ने सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुंचाने का कार्य नहीं किया। और आप कहते हो, और मैं सवाल पूछता हूं, मोदी जी की बातों पर ही सवाल पूछता हूं, भैया आप लोगों को क्यों आग लग जाती है मुझे नहीं समझ में आता। मैं मोदी से ये पूछता हूँ कि जिस बुनियादी मुद्दों के नाम पर आपने 2014 में सरकार बनाई थी, कि मैं 2014 में जब लाल किले से आपने क्या प्रवचन दिया था हम लोगों को, आपने प्रवचन दिया था 2022 की प्रतीक्षा करो मित्रों, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो भारत में किसानों की आय दोगुनी होगी। बुलेट ट्रेन चल रही होगी 2022 के अंदर, चल रही है, सेमी बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत है नाम उसका। वंदे भारत, उसकी स्पीड क्या है? ट्रेन, आधी ट्रेन। आपने रेलवे को तो बेच दिया है, आपने रेलवे को, आपके लिए बुलेट ट्रेन चल रही है, आपके लिए बुलेट ट्रेन चल रही होगी। आपकी रेलवे की हकीकत पता है आपको? क्या है बताइए। मैं बता रहा हूँ, हर महीने जो रेलवे के कर्मचारी है वो धरना प्रदर्शन दे रही है अपने अधिकार के लिए, कि मुझे जो अधिकार पहले था वो अधिकार फिर से मिलना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बंद करो। आज बैंक कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहा है कि जो अधिकार मुझे पहले था वो अधिकार वापस दो, बैंकों को मत बेचो। आज सेना, दिक्कत क्या है? सवाल सुन लीजिए। बेहतर काम हो रहा, प्राइवेट चीजें हो जाएंगी, प्राइवेट चीजें हो जाएंगी तो लोगों को नौकरियां ज्यादा मिलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, देश हमारा तरक्की करेगा। बिल्कुल। अब जो मोदी सरकार ने, आपने और मोदी सरकार ने और जो टीवी वालों ने काम किया है, गिनवा दो इनका। हमको मालूम है मोदी की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट शहर बना दिए आपके चैनल के माध्यम से। गालिब ने कहा था मुझे पता है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आपने चेंज कर दिया उसे। भैया देखो, नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, ज़मीन पे चांद तारों की बात करते हैं। 2014 से आज तक बस्तियां लूटने वाले फिर से 24 में कह रहे हैं सुधारों की बात करते हैं। सुनो, मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बना दिए, सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया, बना कहीं नहीं है। सबके खाते में 15-15 लाख डाल दिए, हर साल 2 करोड़ रोजगार दे दिया। पूछा कभी आपने? हिम्मत पड़ी? अरे भाई साहब, 80 करोड़ को जो है राशन मिल रहा है, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रोजगार से काम चलेगा, राशन से काम चलेगा? दूसरा राशन से सत्ता के, हाँ बोलिए। छोटे भाई को आप कह रहे हो कि मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर, आपने तो विश्व गुरु बनाने की बात कही थी। अरे भारत विश्व गुरु है,
तभी सुधीर चौधरी बोलते हैं। आपके लिए भी शुक्रिया। अच्छा, वही रवीश कुमार जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है वो आपके लिए नहीं है। अरे सुनिए, नेता है। सुनिए मेरी बात। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हो, चौथे स्तंभ को तो आपने खत्म कर दिया और आप बात करते हो आप जैसे चातुर्कर्ता की वजह से तो आज भारत के लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आप बात करते हो, मीडिया की बात करते हो ना, काउंट करवा रहा हूं मैं। आप जैसे चातुर्कर्ता की वजह से आज देश गड्ढे में जा रहा है। मीडिया की बात करो, रवीश कुमार, अभिसार सम्राट, प्रसून बाजपेयी, प्रज्ञा मिश्रा, साक्षी जोशी और नेशनल दस्तक में भी एक थे भैया शंभू सिंह जी, वो भी सवाल उठाने काम कर रहे हैं, उन पे भी कहीं आरोप लग रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने कई बार। और सुनिए आप मेरी बात, पूरी तरीके से मेरी बात सुनिए। आज हकीकत आप बात करते हो ना, 80 करोड़ राशन देने का मतलब एक तरफ तो आप कहते हो अरे ये केजरीवाल फ्री कर रहा है, तो 80 करोड़ गरीब हो गए, तो भैया विश्वगुरु कहाँ से बन गए? रोजगार अगर मिल गई है तो आपको राशन देने की जरूरत क्यों पड़ गई भैया? और राशन देने की जरूरत पड़ गई तो आप चुनाव तक ही ये मुद्दा क्यों रहता है? एक तरफ तो कहते देखो मैंने गरीबी कम कर दिया, और दूसरी तरफ जब आंकड़ा निकल के आता ना 107वें नंबर में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से आगे गरीबी में। अरे आपको आवाज़, किसी मीडिया की आवाज़ नहीं निकलती है। और मीडिया मोदी। अरे भैया हिंदू मुसलमान। अरे मैं शिक्षा की बात करना चाह रहा हूँ। अगर मैं छात्र अगर विश्वविद्यालय के अंदर अपनी बात रखते हैं फीस वृद्धि को लेकर, उन पर डंडा बरसा दिया जाता है, और जब वो छात्र उस डंडे के खिलाफत बोलते हैं तो उनको रासुका लगाकर जेल में भिजवा देते हैं, उनके परिवार को परेशान करते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। और हकीकत आपको रोहित वेमुला राजस्थान के अंदर जो होगा मेघनाथ के साथ जो हुआ, जिस बच्चे को यही नहीं पता मैं किस धर्म में हूँ, किस जाति में हूँ, और उस बच्चे को आपने जातीय विविधता के नाम पर हत्या कर दिया। 8 साल में 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है सर। अच्छा सुनिए, सत्ता के दलालों ये काम मत करो। 2 करोड़ रोजगार के बारे में पूछा आपने और फिर के बाद में उन्होंने 7 लाख नौकरी मिली है, बहुत है। 7 लाख तो 2 सुनो तो ये लिख देना कि हम अगर 24 में गलती से जीत गए, वैसे जीतने वाले नहीं है, गलती से अगर उसमें ईवीएम में भी घपला होता है भैया, और वो करेंगे, हमें तो पता है ये करेंगे। अगर ये कह रहे हैं ना तो अपने मैनिफेस्टो में काहे लिखते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? लिखा जुमला था। तो विरोधी हो, मोदी विरोधी हो, मोदी जी का विरोध। मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं भाई। जुमला कर रहे हैं मोदी जी। सुनो आगे, फिर उन्होंने क्या कहा था कि नोटबंदी करके $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर दी, रुपए और डॉलर से ऊंचा उठा दिया, चीन को लाल आंख दिखा दी, कोरोना भगा दिया, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा दिया, गंगा साफ कर दी, युवाओं को रोजगार दे दिया, महिलाओं को इंसाफ दे दिया, भारत को महान बना दिया। सिर्फ और सिर्फ आप लोग दलाली कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की। कुछ नहीं हुआ है। जितना काम भी हमने गिनवाया है ना, इसका 1% काम भी अगर हुआ हो तो बता दो आप। कोई चैनल खोलो, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी नहा रहे हैं, मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं कि धूप में पका के खाते हैं, क्या करके खाते हैं, ये पूछने का सवाल है? या फिर देश की अर्थव्यवस्था, देश में रोजगार की बात पूछनी? लोग गरीब होते जा रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अमीर अमीर होता जा रहा है, सिर्फ 4 लोग अमीर हो रहे हैं भारत में, और गरीब गरीब होता जा रहा है। अरे भैया जब यहाँ पे जब विश्व गुरु ये बन गया है तो 80 करोड़ लोगों को रोज राशन की आवश्यकता पड़ेगी। अरे आप बेवजह का आरोप लगा रहे मोदी जी के ऊपर। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कहते भैया बेफालतू में आप लोग दलाली कर रहे हो मोदी जी की। दलाली नहीं, हमें 1 रुपया नहीं मिलता। देखिए मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमें 1 रुपया नहीं मिलता। 1 रुपया नहीं मिलता। ये आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। दिल पे हाथ रख के रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ। लेकिन मोदी जी जब बेहतर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात तारीफ करनी पड़ेगी। क्या? अच्छा मोदी जी बेहतर काम, मोदी जी बेहतर काम कर तो रहे हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ा रहे हैं, भाईचारा खत्म कर रहे हैं, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, मीडिया मोदी कर रही है, मोदी जी अच्छे काम कर तो रहे हैं। जो युवा पढ़े लिखे हैं उनके हाथों में योग्य क्या कहते हैं, योग्य के आधार पे नौकरी कहते हैं, योग्यता ही नहीं है, और उनके हाथ में पत्थर आ जाता है। जब वो कहते हैं मुझे मेरा पत्थर नहीं चाहिए, मुझे कलम चाहिए, तो अरे कलम लेगा, कलम लोगे तुम, मेरे से सवाल पूछेगा, रासुका लगा इसको जेल में डालो। सुनिए मेरी बात। अच्छा हॉस्टल में जब रेलवे भर्ती की परीक्षा की बात आई थी, पेपर लीक की बात आई थी, आज काउंट करवाना स्टार्ट कर दूंगा ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन आप सवाल नहीं उठा। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि हमारा जो शेर है चीता लेकर के आया है। सुधीर चौधरी की क्यों बात कर रहे हो भैया? जो जेल में रहा? अरे देश के अच्छे पत्रकार हैं। अच्छे पत्रकार है तो जेल में कैसे चले गए? रिश्वत के नाम पे जेल में गए थे। अनलगर आरोप लगा रहे हैं। कैसे आरोप लगा रहे? जेल में गए थे नहीं गए थे? जेल में गए थे नहीं गए थे? हार गए थे कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों का क्या मतलब होता है? पत्रकारिता अगर कर रहे थे तो जेल में गए थे या नहीं गए थे ये बताओ मुझे। इतना है रवीश कुमार को आपने पूरा चैनल का पर्दा भी बंद कर दिया, तब भी लोगों ने अपने आंखों की सराखों पे रखा था। अरे रवीश बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं रख रहा है। अरे भैया नौकरी नहीं रखा ना जनता ने, मैंने कहा ना, आप जैसे छात्र मीडिया हाउस
रवीश कुमार को माने या ना माने, ये अंग्रेजों वाली गुलामी, नौकरशाह को अपना गुलाम बना के रखे या ना रखे, उस तरह से वो गुलाम चाहते करते नहीं। मीडिया ने, आप एक चैनल को खरीद सकते हो, एक ईमान को नहीं खरीद सकते। और रवीश कुमार वो ईमान है सच्चाई के साथ, वो कांग्रेस का भी विरोध किया था, ठीक है, वो कांग्रेस का भी विरोध किया था और ये भाजपा का भी विरोध कर रहा। और रवीश कुमार, सुनिए बात, आज वो जनता ने आंखों की सराखों पे रख रखा है और केवल उन्हीं का नहीं, आपको पता है हकीकत, आप जैसे चैनलों का ना रोजी रोटी बंद हो जाएगा कुछ दिनों में और 2024 से पहले बंद हो जाएगा। अरे आप मोदी के खिलाफ हैं, आप मोदी के खिलाफ हैं, मोदी के समर्थन में बोलिए कुछ। मोदी के साथ रहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ मोदी के साथ रहूंगा। मुझे रोजगार दो, मुझे शिक्षा दो, मुझे स्वास्थ्य दो। मैं कह रहा हूँ मेरे जो PSU बनाए हुए थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए हुए थे, हैं, वो वापस दे दो भैया। क्यों बेच रहे हो तुम यार? भारतवाद के नाम पर आए थे और तुम परिवारवाद और दोस्तवाद ला रहे हो यार। तुम परिवारवाद के नाम पे तो खत्म हो गया परिवारवाद। मोदी जी बोल रहे हैं। भैया पत्रकार महोदय, यहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने हैं। जयशाह को जानते हो, रेलवे स्टेशन से। अरे अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह के बेटे। सुनिए, परिवार जयशाह जो है अमित शाह के बेटे हैं, तो उतना चलता है, उतना चलता है। अच्छा, प्रहलाद मोदी कौन है? और फिर उसके बाद में राजनाथ का लोंडा कैसे विधायक बन गया? ये लोग कहाँ से आए हैं? परिवारवाद नहीं है, सत्ता की काबिलियत है, विदेश से पढ़ के आते काबिलियत इन लोगों में। भैया हमरे घर के चूल्हा ना बंद करवावा, हमरे घर के चूल्हा ना बंद करवावा, अपन भैया काम करो जाए के। हम तो भैया गांव देहात के भाषा में बताई थे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, देश के हुई बेड़ा पार, और अंग्रेजों से ज्यादा कि मोदी अत्याचार। आप लोग बार बार कहते हैं कि टीवी मीडिया जो है बिक चुकी है, बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूं आप कितने बिकोगे? हैं? कितने बिकोगे आप? हम बिकाऊ हैं, हम आपके चैनल की तरह थोड़ी हैं कि बिक जाएंगे। ईमान बेचने वाले हैं हम, तुम्हारी तरह दोगली राजनीति नहीं करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के चटकार बन के रह जाएं। हम तो कहते हैं भैया जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। कोई ऐसी तराजू नहीं है जो मेरे बराबर धन तोल सके या मुझे कोई खरीद सके। सुन लो, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर। मेरे छोटे भाई कह रहे हैं कि तराजू नहीं जो खरीद सके इन्हें। सुनिए, पिछले 15 दिन में मानसिक तनाव से गुजर रहा है मेरा भाई, मानसिक तनाव से गुजर रहा है मेरा अनुराग भाई। पता क्यों? उन्होंने एक सवाल पूछने का काम किया, भैया मैं मोदी जी, मैं पठान बेशरम रंग भगवा नहीं, मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य याद है, जगह याद है ना, यहीं खदेड़े गए थे। अच्छा याद है, खदेड़े गए थे ना। आप लोगों ने तो खदेड़ा था और आपने दिखाया। सुनो, खदेड़े गए थे यहीं से हिंदू सेना लोग भगाते हुए ले गए थे बाहर तक। जवाब दे रहे हैं, हमको भगाया था, हम तो कह रहे हैं भगवाओगे, फिर से भगवाओगे। अरे कहाँ भगवाओगे? हम तो कहते हैं कि तुम आज हमें यहाँ से भगा रहे हो और 24 के बाद देखना, ये जो तुम्हारे हाथ में पाइप है ना, नकली पाइप जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए मिली है, हम तो कह रहे हैं तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा भैया, क्योंकि तुम्हारे आका तो चले जाएंगे आका। आप लोग बचोगे या नहीं बचोगे? देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन गया है भारत हमारा जो है कि लगातार आसमान छू रहा है। अच्छा सुनिए तो मेरी बात, विश्व गुरु कैसे बन गया मुझे भी तो हकीकत बताइए। विश्व गुरु कैसे बने मुझे हकीकत बताओ। मोदी जी जाते हैं अमेरिका तो उनकी खबरें नहीं छपती है। मोदी जाते हैं अरब कंट्री, गोदी मीडिया तो सबको देखता है, लेकिन वहाँ के लोकल मीडिया में मैं देखता हूँ कुछ मिलता ही नहीं है। मैं खंगालने की कोशिश करा था, मैंने कुछ रेफरेंसेस को पढ़ने की कोशिश करा तो मीडिया यूरोपियन कंट्री गए, कुछ नहीं दिखा मुझे। रसिया जो भारत का मित्र रहा हमेशा से रसिया भारत का मित्र रहा, आज रसिया भारत से पीछे छुटता जा रहा है और पाकिस्तान की ओर जा रहा है और मोदी जी को कोई दिक्कत ही नहीं और कह रहे विश्व गुरु बन गया। अरे दिक्कत क्या है? चाइना का औकात नहीं हमारे देश में आ जाए। मोदी जी के साथ खड़े हैं हम। लद्दाख में आ गए तुम्हारे और मीडिया। हमारी सेना मजबूत है, औकात है चीन वालों की। अच्छा चाइना सेना पे फिक्र, या तो मोदी पे जाओ या सेना पे जाओ, हैं? अगर सेना को अभी आजादी दे दे मोदी, सेना को अगर अभी खुला छोड़ देना, सेना पूरा पाकिस्तान और पूरा चाइना कब्जा कर लेगा। और आप बता रहे हो कि मोदी जी हाथ थोड़ी ना पकड़े हुए हैं सेना का। हाथ पकड़े तो लद्दाख में आते हैं। 4 लाइन सेना कि फोन किया माँ ने बेटे को, तूने नाक कटाई है, तेरी बहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है, तेरी बहना से सब कहते बुजदिल। जब लद्दाख में पिट रहे थे हमारे सैनिक एक हाथ, तो फिर बेटा कहता कि माँ इतना भी कमज़ोर नहीं था, माँ मेरी मजबूरी थी और ऊपर से आदेश नहीं था, चुप्पी बहुत ज़रूरी थी माँ, चुप्पी बहुत ज़रूरी थी। ये सरकारें ही पिटवाती हैं,
सरकारें ही पिटवाती हैं हमको इन गद्दारों से, और गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से, गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से। गिन गिन कर मैं बदला लूँगा, गिन गिन कर मैं बदला लूँगा, कसम आज ही खाता हूँ, तू बहना से कह देना मैं बुज़दिल उसका भाई। जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। मोदी जी सेनाओं के सेना को खुली छूट दे दो, सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर हो पे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिरसों। सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया मोदी जी ने, थर थर सब कांप रहे हैं। चाइना टाइट है, मुसलमान टाइट हमारे देश के है, पाकिस्तान टाइट है। अच्छा, तो 1900 औकात नहीं है कोई आंख दिखा दे। उससे पहले भारत की सेना ने अपना जो है परम चक्र लहराया नहीं था। 1971 में पता है आपको भारतीय सेना ने क्या करा था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था। कांग्रेस की सरकार थी। अरे भैया, कांग्रेस की सरकार हो किसी की सरकार हो, आपने कहा ना कि अचानक से 2014 के बाद ये सब हुआ है। 2014 के बाद हर साल विमान क्रैश में हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट पे रिसर्च करने वाले, सुनिए पूरी बात आप सुन लीजिएगा, आपने दिखाएंगे, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आपने दिखाएगी ये बात मजबूती से कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 2014 के बाद विमान क्रैश में और हमारे डिफेंस में काम करने वाले जो हमारे जवान सैनिक हैं, जो रिसर्च इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, उनकी विमान क्रैश में सबसे ज़्यादा हत्या हुई और शहीद हो गए हैं, पता है आपको? और उनकी जांच ये सरकार नहीं करा रही है, और सीडीएस तक का हो गया, सरकार चुप बैठी हुई है। सीडीएस क्या हुआ था? क्या जानकारी आपको? सीडीएस देखिए, सीडीएस एक विमान हादसे में मारे गए थे और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। सर वही तो जवाब दे रहा हूँ सर। 2014 के बाद अचानक से इतने विमान क्रैश हो रहे हैं और आप जैसे मीडिया सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो संदेह होता है कि मीडिया बिकी हुई है सर। अरे मीडिया सवाल लगातार पूछ रही है राहुल गांधी से। क्या? अच्छा, राहुल गांधी सवाल, और क्या? नेहरू जिम्मेदार हैं, इंदिरा जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार। नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू ने तो अपना काम कर दिया था, नेहरू ने तो अपना काम करके चले गए, और नेहरू ने अपना काम किया, राहुल गांधी ने अपना काम, तो जनता ने जवाब दे तो दिया 2014 में। अब वर्तमान सरकार से सवाल पूछोगे, वर्तमान सरकार की चाटुकारिता करोगे, आप तो वही होगे जो अंग्रेजों के टाइम पे माफीनामा लेके चले जाते थे और बाद में कहते हैं कि भैया मैंने आज़ादी दिलाई है। अरे बुलबुल पे बैठ के शेयर करते थे, आप हल्के में ले रहे हैं उन्हें। 1936 में सरकार हिंदू महासभा ने किसके साथ बनाई थी? सावरकर का जो है हेडक्वार्टर के जो है समर्थक, किसके साथ सरकार बनाई थी? जिन्ना के साथ सरकार बनाई थी। तो क्या बुलबुल बैठना गुनाह है क्या? और माफीनामा किससे मांगा था? अरे क्या हुआ, देश से तो मांगा जाता माफीनामा। हाँ, माफीनामा। अच्छा, जिसने आज़ादी दिलाई वो देशद्रोही, और जो आज़ादी दिलाने में जिसका कोई हाथ भी नहीं रहा, गोडसे को आप भगवान मानोगे और गांधी को गाली दोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। अरे नए राष्ट्रपिता मोदी जी हैं देश के, नए राष्ट्रपिता है मोदी जी। राष्ट्रपिता मोदी और जी क्या? आपके लिए होंगे, आपके लिए होंगे राष्ट्रपिता मोदी जी। मेरे लिए तो सबसे बड़ा, अगर तानाशाही, अगर हिटलर के बाद भारत में कोई जन्मा है, पूरे विश्व में अगर कोई जन्मा है तो वो मोदी है। हिटलर के बाद अगर कोई तानाशाही संसार में आया है तो वो मोदी है। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन अगर किसी सरकार ने किया है तो मोदी, सुनिए, मोदी ने इतना बेहतर काम कर दिया। मोदी ने कहा था, भाइयों बहनों 50 दिन का समय दे दो, जिस चौराहे पर बुलाओगे उस चौराहे पर आ जाऊंगा। ऐसा प्रधानमंत्री किसी देश को नहीं मिलेगा। अच्छा, वही प्रधानमंत्री जी को पंजाब में रैली करने के लिए जा रहे थे तो क्या कहते हैं, उनकी जो काफिला है फ्लाईओवर के ऊपर रुक जाता है, जबकि ये सोचने वाली बात है। आप मीडिया नहीं दिखाओगे, आपको तो लगता है मोदी। अरे सारी मीडिया ने दिखाया, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, अंजना, सबने सवाल पूछा, रूबिका ने भी सवाल पूछा था। सवाल क्या पूछा था आपने? सवाल आपने उसी पंजाब सरकार से पूछा था, सवाल आपने मोदी जी के। जो दोषी था उसे पूछा जाएगा। सरकार चली तो गई, चन्नी साहब चले गए। मेरा जवाब सुनोगे आप? हैं, मैंने कह रहा हूँ, किस एसपीजी कमांडे कोई भी काफिला जाता है तो ये एक प्रोटोकॉल में आता है, किसी फ्लाईओवर के ऊपर एक डीएम का भी काफिला जाता है तो फ्लाईओवर के ऊपर नहीं रुकती है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना डर था तो काफिला अचानक से फ्लाईओवर के ऊपर रुक जाता है। अगर वो ये हमला नीचे से हो गया होता तो हमारे प्रधानमंत्री की अगर हत्या हो गई होती तो भारत की अस्मिता नीचे होता कि नहीं होता? और आप ये करते हो और क्या कहते हो कि अरे यार खतरा था। एम्बुलेंस में 3 चुनाव में एम्बुलेंस चली जाती है और उस एम्बुलेंस में मरीज दिखता ही नहीं है। कहते हैं उस एम्बुलेंस में मरीज दिखता ही नहीं है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे, जेल चले जाएंगे आप, जेल जाएंगे साहब। मुझे जेल भेज दो, मुझे और अनुराग, मुझे यार जेल जाने के लिए। सुनिए, माइक पे बता रहा हूँ मैं, दोनों भाई, मुझे और अनुराग को मोदी
या मोदी के चमचे या मार भी देगा ना तो हमारी आवाज बंद नहीं होगी, और जेल में भी डाल दोगे ना तो जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी हमें भारत में हो रहे अन्याय के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम सुने हो ना? बताइए। रामप्रसाद, अरे सर सर फरोसी तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अंदर भी काम करते रहेंगे। अभी आपने बताया कि मोदी जी की जान को खतरा है। 1954 में हम आपको लेकर जाते हैं, नेहरू जी। अरे फ्लैशबैक छोड़ दीजिए, बात कीजिए अभी की। हाँ, तो अभी चीन कांप रहा है, आप जानते हैं। आप भी कांपोगे। हम तो कहते हैं अगर 24 में गलती से आ गई ईवीएम हैक करके तो आप भी कांपोगे। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और आप लोग सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। चलिए शुक्रिया। ये दोनों लोग हैं, ये शर्मा साहब हैं और ये ओझा जी हैं। दोनों लोग लगातार जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी सवाल पूछते हैं और तीखे सवाल पूछते हैं। अनुराग को तो लगातार धमकियां दी जा रही हैं, मारने की बात कही जा रही है कि तुम बिक जाओ। कितनी बोली लगाई गई थी अनुराग? 1 लाख से शुरू हुई थी, 20 लाख तक अभी पहुंची है। 20 लाख तक बोली लगाई गई थी। 20 लाख ले लो, तुम अपने घर में शांत बैठ जाओ। मैं सही हूँ? हाँ, आत्मसमर्पण करो, कैमरे के सामने आके आत्मसमर्पण करो कि हम भटक गए हो, हिंदू हो। भटक गए थे। अरे भैया हम नहीं भटके हैं, और जो लोग हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ना उनको हम बता दें कि आप भी मोदी जी से सवाल पूछो अगर देश को बचाना है तो। देश को बचाना है, मोदी से सवाल पूछिए। पूरी बातचीत कैसी लगी आपको? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इनके विचारों से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है ज़रूर बताइएगा। क्या जिस तरीके से अनुराग से कहा जा रहा है 20 लाख में बिक जाओ, तो क्या देश के लिए ठीक रहेगा अगर अनुराग जैसे और शर्मा जी जैसे लोग देश की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो आपको हक और न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।